हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सही है सर, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आपकी तबीयत ठीक हो गई सर? हाँ, आराम है यार, पहले से अभी चलता ओके रहता है ये तो सर। यार। सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा? यस सर। अच्छा, एक सेकंड रुको। अब दिख रहा हूँ? दिख गए। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। ख्याति, आकाश और साकेत नायक, तीन बच्चे अभी तक आए हैं। ओके। अपनी एक बार ऑडियो वहां से बंद कर लेना। चलो जी। अभी वैसे 1 मिनट बचा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और बताओ, बाकी तैयारी सही चल रही है बिल्कुल जी सबकी? हाँ जी सर। क्या कर रहे हो आजकल फिर? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? सर टाइम सर मतलब पूरा मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ जी। सर पूरी तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा टाइम का। टाइम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, क्यों? यस सर। पूरा पूरा सर दिन कहाँ जा रहा है? सर एक्चुअली पता ही नहीं है पेपर होने या नहीं होने। तो तो नालायक, इसलिए पेपर सर। होंगे या नहीं होंगे, इस बार नहीं होंगे, दिसंबर में होंगे, कभी तो होंगे। ये थोड़ा यस कि अब सर। पूरी जिंदगी में कोई पेपर ही नहीं होने, फाउंडेशन के बेस पे एग्जीक्यूटिव थोड़ा क्लियर करेंगे वो। यस सर। ये तो है नहीं कि 10th और 12th वाले पेपर हैं कि जो आपके चलो जी उसमें नंबर थे, उसके बेस पे हम असेसमेंट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। यस सर। तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा बहुत पढ़ो, बट दिन में कम से कम भी मैं तो ये बोलता हूँ कि 4-5 घंटे जरूर लगाओ पढ़ने में। यस सर। क्योंकि अगर फ्लो बना रहेगा तो सही होगा बिल्कुल, नहीं तो अगर फ्लो खराब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। ओके सर। हम्म। चलो, काफी सारे बच्चे अब ऐड हो गए हैं, तो वन बाय वन डाउट लेना स्टार्ट करता हूँ। तो एक तो पहले तो यहाँ पे ना, एक आपका ना चैट बॉक्स मेरे ख्याल से यहाँ पे है। देखो साइड में चैट बॉक्स अगर आपको दिख रहा हो, तो उसमें अपना अपना मतलब सिर्फ नाम लिख देना कि आपका डाउट है, मैं यहाँ से फिर बुला लूंगा सभी को। नहीं तो ना फिर बीच में सबकी आवाज आएगी, फिर वो खराब हो जाएगा काम। जिस जिसके भी डाउट्स है ना, सिर्फ ये चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख दो। मैं वन बाय वन फिर आपके डाउट लेने स्टार्ट कर लेता हूँ। स- संध्या, सौरभ, ख्याति, मुकुल, पिंकी, ज्योति, आकाश। आपका डाउट है आकाश? हेलो। हाँ जी आकाश, आपका डाउट है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ बोलो। सर एक एग्रीकल्चर इनकम में आपने बताया था पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, वो तो खत्म हो गया, तो सर उसको करना है क्या अब? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आपकी आ नहीं रही। सर एग्रीकल्चर इनकम में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो था उसको करना है हमें? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जिनका ओल्ड सिलेबस है उन्होंने करना है, न्यू सिलेबस वालों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है सर। और सर एक बाकी मैंने उसका डी। पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड का ना, वो जो आपका पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है, उसका यस सर। फॉर्मूला मैंने बुक में भी लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल उसके सिर्फ 3 स्टेप हैं। यस सर। और उन 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। और सर डी टी डबल ए में क्लॉज सेकंड में दे रखा है कि बेनिफिशियल एसएससी के पास होगा। तो सर इसमें कोई गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट होता है? नहीं नहीं, DT AA क्लोज टू कौन सा? अच्छा, बेनिफिशियल असेसी। बेनिफि यस सर, बेनिफिशियल ऑफ एसएससी, मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। वो तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई भी एक टर्म है जो आपकी इनकम टैक्स एक्ट में भी है और DT AA के अंदर भी है, तो जो मोर बेनिफिशियल टू असेसी होगा वो प्रिवेल कर जाएगा, गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने DT AA बनाया ही एसएससी को बेनिफिट देने के लिए। ओके सर, तो ओके। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हमारा मोटिव आपको बेनिफिट देना है, तो जहां तुम्हें बेनिफिट लगेगा ना वो प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, मुकुल।
हेलो। हेलो, हाँ जी मुकुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। सर एक डाउट था। हाँ जी। सर एक सीए आईपीसी का पेपर कर रहे थे, उसका एक डाउट था। उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी ये कि एक मिस शख्सियता एज 32 रेजिडेंट इंडिविजुअल है। कोई स्टेटमेंट ये थी जो टोटल इनकम निकालता है उसमें, अमाउंट फोरफिटेड बाय बायर ऑफ हर वेकेंट प्लॉट सिंस द बायर कुड नॉट फाइनलाइज द डील एज पर एग्रीमेंट। हम्म। सर जो ये स्टेटमेंट थी, इसमें जो बायर ने फोरफिट करी, वो तो जो अमाउंट है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होनी चाहिए ना बायर के हाथ में। हाँ, अगर बायर ने फोरफिट की है या बायर ने उससे रिकवरी की है सेलर से? सर सर अमाउंट फोरफिटेड बाय बायर, बायर ने करी है फोरफिटेड उसकी, बायर सेलर। उसके वैकेंट की, तो उन्होंने उसके पूछा, वैकेंट प्लॉट। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर मिस शख्सियता की टोटल इनकम निकालनी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लैब वो है, क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें अच्छा। ये एक स्टेटमेंट थी कैपिटल गेन में इसकी कि हाँ, तो अमाउंट फोरफिटेड बाय बायर ऑफ हर वैकेंट प्लॉट। देखो, पहली बात तो बायर अमाउंट फोरफिट नहीं करता। बायर अगर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर फोरफिट करेगा। और अगर मान लो सेलर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर बायर को डबल पैसा वापस मिलता है। तो बायर के हाथ में तो वो कैपिटल गेन में ही जाएगा, क्योंकि सेक्शन ठीक है सर। सर और एक बात। सेक्शन 51 जो आपने यस पढ़ा होगा ना, कैपिटल गेन के अंदर एडवांस मनी फोरफिटेड वाला। यस सर। तो उस एडवांस मनी फोरफिटेड के अंदर ये है कि अगर कोई मनी आपने सेलर ने 1/4/14 से पहले फोरफिट की है, फिर तो वो कैपिटल गेन में जाती है। और अगर 1/4/14 के बाद फोरफिट की है, फिर वो अदर सोर्स में जाती है। बट वो ना फोरफिटेड वर्ड जो है वो उस केस में सेलर के लिए है, क्योंकि सेलर ही फोरफिट करेगा ना, क्योंकि एडवांस तो बायर ने उसको दिया होगा। ठीक है। बट अगर मान लो बाद में जाके सेलर कोई डिफॉल्ट कर जाता है, तो मे बी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जितना बयाना सेलर ने लिया है उसको डबल बयाना वापस करना पड़ता है बायर को। तो जब वो डबल बयाना वापस करेगा ना बायर को, तो फिर वो बायर के हाथ में कैपिटल गेन की इनकम बन जाती है। ओके सर। हाँ जी। और सर ये जो एक वो जीएसटी में सर कुछ पूछना था, क्लैरिफाई करना था, कुछ पूछ वो था, डाउट नहीं था वैसा। बोलो। सर जो क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पशन में एक लिमिट सर दिखार की थी सर की, जो आखिरी जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड करते थे सर, उसमें जो आखिरी एग्जाम्पशन नहीं थी कि जो रेंटिंग वाला इमोबल प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट रेंटिंग कराती है बिजनेस एंटिटी को, और कोई भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को, तो सर उसमें जो पहले 10 लाख या 20 लाख की लिमिट होती थी, अब उसकी जगह ये आ चुका है कि उतने तक एग्जाम्पशन हो जाएगी जितने तक उसे रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े जीएसटी में, उतने तक बात अगर। बात बात तो वही है, बात तो वही है, क्योंकि ना रजिस्ट्रेशन की लिमिट अब एक 40 लाख भी आ गई है। यस सर। तो बात तो वही है तो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की बात है। बस उन्होंने वहां से अब 10 और 20 लाख की लिमिट हटा दी और ये लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले करवा लिया तो एग्जाम्पशन वहां तक मिलेगी, और अगर रजिस्ट्रेशन आपने उस लिमिट के बाद करवाया तो लिमिट आज भी वही 10 और 20 लाख ही है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया, बस। तो इसका इतना सा फर्क पड़ा है कि लिमिट हटा के एक तरह से लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने स्टार्टिंग से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपके लिए फिर कोई 10 और 20 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है सर। और सर ये एक अनरियलाइज रेंट जो हाउस प्रॉपर्टी में होता है, इसका 70% ही टैक्सेबल होगा ना? हाँ, 70% टैक्सेबल होगा। थैंक यू सर। ओके जी। संध्या। गुड मॉर्निंग सर। संध्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार, मैं एक वन बाय वन ले लेता हूँ डाउट। संध्या, कहाँ गया बच्चा? संध्या, आपका डाउट है? शालिनी, अपनी वहां से ऑडियो। हाँ शालिनी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक डाउट था, हाँ जी। लीव इनकैशमेंट में जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो मुझे थोड़ा कम समझ आया है। लिव इन कैशमेंट में फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा? वो अर्न लीव सैलरी वाला? ऑन लीव सैलरी वाला। अर्न लीव सैलरी का मतलब ये है, उस फोर्थ पॉइंट का ना मतलब ये है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कंपनी में मान लो 30 साल काम किया और हर साल आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं। सर ठीक है जी। अब अगर एक कंपनी में 30 साल काम किया, हर साल आपको 30 छुट्टियां मिलती हैं, तो इट मीन पूरे 30 सालों में 900 छुट्टियां आपको मिली होंगी। जी अब सर। उस 900 में से ना, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 900 में से फॉर एग्जांपल आपने 840 छुट्टियां ले ली। हम्म, अब अगर 900 में से आपने 840 छुट्टियां ले ली तो मतलब 60 दिन की छुट्टियां अभी आपकी बची हुई थी। जी अब सर। अगर 60 दिन की छुट्टियां बची हैं
तो वो कितने दिन की कितने महीने की ईमानदारी हो गई, हमें वो निकालना है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि एक महीने में 30 दिन मानोगे, तो अगर 60 दिन की छुट्टियां बची हैं तो इट मीन 2 महीने की आपने ईमानदारी दिखाई है। तो जो फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट ये बात कहता है कि जितनी भी आपने ईमानदारी दिखाई, उस ईमानदारी का जो पैसा बनता होगा वो फोर्थ पॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट में ना ऑलवेज बस ये बात ध्यान देना, जितनी टोटल छुट्टियां आपको अलाउड होती हैं वो लिख लो, जितनी जी आपने सर। छुट्टियां ले ली हैं वो उसमें से माइनस कर दो, जितने डेज जी। आपके बचेंगे उसको 30 से डिवाइड करके आपके मंथ आ जाएंगे, फिर उस मंथ को जो भी आपकी सैलरी होगी ना उससे मल्टीप्लाई करके आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। मोहित, मोहित गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में डाउट था हाँ जी बोलो। सर। उसमें क्या है कि उसमें 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा, रामायण। और हाँ जी। अच्छा और वो इक्वल ओनर्स हैं एक हाउस प्रॉपर्टी के जिसमें 8 फ्लैट हैं। ठीक है। तो सर जो 4 ब्रदर्स हैं वो एक फ्लैट ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, हम्म और बैलेंस फ्लैट लेट आउट है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। हम्म और उसमें सर फिर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है रेंटेड फ्लैट्स का जो 2500 रुपए पर मंथ है पर फ्लैट। अच्छा। और म्युनिसिपल टैक्स एंटायर प्रॉपर्टी का दिया हुआ है 32,000। हम्म और सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/8/1998 को। अच्छा और सर वन ऑफ द फ्लैट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। अच्छा। और बाकी सर उसमें फिर अदर इनकम दी हुई है बाकी चारों भाइयों की। तो सर इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाले सर, इसमें आंसर नहीं आ रहा। नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो एक घर देखो, अगर आपने बोला कि 8 मतलब 8 फ्लैट है ना, हाँ जी हाँ जी। तो हर फ्लैट को आप अलग अलग मान के चलोगे पहली बात तो। अब उसमें से एक फ्लैट तो आप कह रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ जी सर। एक फ्लैट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, उसकी तो जीएवी नील आ जाएगी। और जो ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया हुआ 32,000 या जो भी आपने अमाउंट बोला है वो पूरी बिल्डिंग का दी है। हाँ जी सर। इट मीन पूरी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि उसका 1/8 से निकाल दो, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन होगा उसका म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, हाँ जी। और बाकी जो आपका म्युनिसिपल टैक्स होगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा। और हाँ जी आपने सर। बोला कि हर फ्लैट का किराया जो है वो 2500 रुपए पर मंथ है। पर फ्लैट। हाँ जी। अब जिसमें 8 फ्लैट हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, हाँ जी 6 सर। फ्लैट ऐसे हैं जो पूरे 12 के 12 महीने लेट आउट है। सर इसमें जैसे 4 फ्लैट तो वो खुद के रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और बाकी सारे लेट आउट हैं, क्योंकि नहीं सर 1 अच्छा फ्लैट ईच फॉर अच्छा, देयर 1 फ्लैट ईच है। हाँ जी सर। हाँ तो फिर तो 4 की जीएवी आपकी नील आ जाएगी, चारों को तो हटा दो यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, फिर 4 में से अब जो बैलेंस 4 फ्लैट बचे उसमें से 3 फ्लैट 12 महीने लेट आउट है, और एक फ्लैट ऐसा है जो 9 महीने लेट आउट है। हाँ जी सर, एक फ्लैट। और जो आपकी म्युनिसिपल टैक्स जितने भी आपके टोटल दिए हैं उसका 50% तो हटा ही दो, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। हाँ जी सर। और जो 50% डिडक्शन है उसकी ईच फ्लैट की आप उसकी निकाल लो, उसका 1/4 करके हर फ्लैट की कितनी आएगी। ठीक है सर। ठीक है, तो अपना जो भी आपने रेंट बोला 2500 पर मंथ, तो एक फ्लैट का पूरा मल्टीप्लाई 12, दूसरे का मल्टीप्लाई 12, तीसरे का मल्टीप्लाई 12 और चौथे का मल्टीप्लाई 9। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बेस पे आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, और चारों की तो जीएवी आप नील लेके चलो, जो 4 फ्लैट आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है सर। और इंटरेस्ट की डिडक्शन, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? सर इसमें इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1,30,000। हाँ तो 1,30,000 पे इंटरेस्ट है ना, पूरे मतलब पूरी बिल्डिंग का। हाँ जी सर, पूरी प्रॉपर्टी का। हाँ तो पूरी प्रॉपर्टी का है ना, तो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में तो इंटरेस्ट तो देखो सब में माइनस होना है। हाँ जी हाँ जी। इंटरेस्ट सब में माइनस होना है ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के अंदर भी माइनस होगा और लेट आउट वाले के अंदर भी माइनस होगा। हाँ जी तो पहले ऐसा करो, लेट आउट की इनकम निकाल लो एनएवी तक, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनएवी नील आएगी। हाँ जी सर। फिर बाद में पूरा का पूरा इंटरेस्ट। आप कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 1998। 98, तो 1499 से पहले है ना। हाँ जी सर। हाँ तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी बस। ठीक है। ठीक है। और सर इसमें फिर बाकी 4 भाइयों की अदर इनकम भी दे रखी है, तो सर किसके फ्लैट को 3 महीने कम लेट आउट मानना है, क्योंकि इसमें वेकेंट दिया हुआ था ना 3 महीने किसमें? के लिए। इसमें सर जैसे एक फ्लैट तो वेकेंट दिया हुआ था, हाँ ठीक और है, उसके बाद फिर 4। तीन हाँ जी महीने हाँ वैकेंट जी। थे। हाँ हाँ हाँ।
उसके बाद फिर चारों भाइयों की अदर इनकम दी हुई है, तो सर किसके में 3 महीने वेकेंट रखना है, ऐसा वो कुछ तो जहां मतलब? वो नहीं नहीं, वो लो में ऐसा कोई क्लैरिफाई नहीं है कि किसके, वो तो जहां आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना, जहां आपका टैक्स कम आएगा। अच्छा। तो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव है। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आपसे, क्योंकि अगर आप अलग अलग पर्सन के अलग अलग इनकम निकालोगे तो आपको ना अलग अलग ऑल्टरनेट बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी और सर। अगर अलग अलग ऑल्टरनेट बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ये लंबा हो जाएगा। हाँ। ओके, थैंक यू सर। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे अभी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है हमारे पेंशन फंड में, हम्म। जो एक हमें मिलती डिडक्शन, तो सर वो जितना भी कंट्रीब्यूट करता है वो हमारी सैलरी की इनकम में ऐड बैक भी हो जाता है, फिर बाद में हाँ माइनस स्टार्ट, करता है? हाँ पहले ऐड होता है, उसके बाद डिडक्शन मिलती है ना। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। ख्याति, आपका डाउट है? ख्याति। ख्याति। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ख्याति। एक बच्चे का नाम है जेज प्रतीक, परीक, परीक, जेज पारीक। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि सर जो मैथ में जब हम लोग बुक प्रॉफिट निकालते हैं, हम्म। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि द मेंबर्स एज वेल एज देयर शेयर्स इन द एओपी इन विच एक्स लिमिटेड इज अ मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटरमिनेट। तो सर ये मतलब इसका क्या होगा, मतलब नहीं, एक्सप्लेनेशन में आप ये पॉइंट कह रहे हो, क्वेश्चन में पॉइंट कह रहे हो? वो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में तो मतलब उसका जो पॉइंट, अदर, इसका मतलब मत। सर अदर इंफॉर्मेशन होता है ना सर, हम्म। नीचे दिया हुआ जो पॉइंट अच्छा, नहीं, उसमें दिया। क्वेश्चन क्वेश्चन में आप ये पॉइंट कह रहे हो? हाँ सर, ये क्वेश्चन में मतलब अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सर ऊपर में जैसे हम लोग माइनस करते हैं इनकम और ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर, हम्म। तो सर ये पॉइंट अगर दिया हुआ रहता है तो वो होगा कि नहीं होगा? नहीं, उसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी ना, क्योंकि ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने क्रेडिट नहीं किया हुआ ना। नहीं सर। हाँ, तो उसमें इग्नोर करेंगे उसको फिर। तो सर ये वाला नहीं होगा, मतलब हाँ 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 हाँ। इग्नोर करते हैं। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। और किसी का डाउट जी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कौन, नाम बताओ? सर सोनल, सर दीप सेजवा नाम से आ रहा होगा पर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर इससे पहले जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि 4 प्रॉपर्टीज मतलब 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 4 लेट आउट हैं, हम्म। तो सर उसमें 2 से ज्यादा को तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, दो वहां तो उसमें आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा ना फिर। ऑप्शन चूज करने के लिए तो आपको एक बार सबको लेट आउट मानना पड़ेगा और एक बार सबको लेट उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा। हाँ सर, ये वाला भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, मुझे तो ये वही मैं क्वेश्चन। उनको कह रहा हूँ कि अलग अलग फिर वो ऑल्टरनेट बन जाएंगे काफी सारे। अच्छा, तो फिर 2 से ज्यादा को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ही नहीं सकते सर, कोई हाँ, भी केस हो वो मतलब। आपको कोई भी अब दो घर सिलेक्ट करने पड़ेंगे उसके अंदर से। ओके सर, हम्म। थैंक यू। हम्म। और बताओ जी, किसी का हेलो। डाउट? हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एकता। सर मेरे को एक कैपिटल गेन में डाउट है अंडर सेक्शन 112। हाँ जी, बोलो। सर उसमें एक्चुअली ये दिया हुआ कि स्लैब रेट का जो बेनिफिट है वो नॉन रेजिडेंशियल को नहीं मिलेगा और रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। हाँ जी। हाँ, तो सर उसमें तो जो कैपिटल गेन का रेट दिया हुआ 20% दिया हुआ है ना, तो हम हाँ, स्लैब रेट कब यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं रेजिडेंट भी हूँ। यस सर। ठीक है, अब मान लो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का है। हम्म। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा जो मेरी अदर इनकम है, अदर इनकम मान लो 1.5 लाख रुपए की है। हम्म। अब जो अदर इनकम है उस पे आपको पता है कि हम स्लैब रेट लगाते हैं, वो इनकम 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। यस सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 112 कहता है कि 20% टैक्स लगेगा। यस सर। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जब आपकी इनकम 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है ना, तो उस 4 लाख पे 20% आप डायरेक्टली मत लगाना। पहले आप ओके। ये देख लो कि कहीं कोई आपकी एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस तो नहीं बची। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरी अदर इनकम 1.5 लाख रुपए की है, यस तो सर। मेरा स्लैब रेट अगर 2.5 लाख रुपए का है तो उसमें से 1.5 लाख रुपए तो मेरा यूज हो गया, 1 लाख मेरा भी बचा है।
यस सर। तो अब गवर्नमेंट कहती है उस 1 लाख रुपए को पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज कर लो, ओके। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैलेंस 3 लाख के बचेंगे ना, उस 3 लाख पर 20% हमें टैक्स पे कर दो, ये गवर्नमेंट कहना चाहती है। ओके सर। ठीक है, तो मतलब वो उस लैबोरेट बेनिफिट का ना मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, आप सबसे पहले यही चेक करोगे कि क्या आपकी एग्जाम्पशन लिमिट पूरी यूज हो चुकी है, नहीं हुई। अगर पूरी यूज हो चुकी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका 20% निकाल दो। बट अगर आपको यस सर। लगता है कि मेरी एग्जाम्पशन लिमिट बची है, तो जितनी एग्जाम्पशन लिमिट बची है उसको पहले लॉन्ग टर्म में यूज करके फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म आएगा ना उसका फिर आप 20% लगाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। संध्या, संध्या आपका डाउट मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है। संध्या, आप वहां से अपना अनम्यूट कर दो, तभी आपकी आवाज यहाँ पे आएगी। संध्या अग्रवाल, आपका सैलरी और रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई डाउट है? आपने यहाँ में लिखा है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, नालायक आप कम चैट बॉक्स में लिख रहे हो, बट डाउट तो पूछो वहां से उसका। हाँ हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, मुझे सैलरी में डाउट था। हाँ बोलो। सर एक यहाँ पे है ना वीआरएस का एक पॉइंट दिया हुआ है, हाँ और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सेक्शन नंबर 89 सबसेक्शन 1 के अंदर अगर हमने बेनिफिट ले लिया है तो फिर हमें वीआरएस की डिडक्शन नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 89(1) आपका है ना रिलीफ वाला, यस सर। तो उसमें ना आपको रिलीफ हर तरह का मिलता है। हम्म। अब जैसे वीआरएस का पैसा आपको लेट मिला, तो उसमें अगर मान लो गवर्नमेंट कहते हैं कि तुमने उसका रिलीफ अगर 89(1) में निकाल लिया ना, तो फिर तुम्हें ठीक है। वीआरएस की जो एग्जम्पशन है सेक्शन 10 वाली वो नहीं मिलेगी। मतलब एक चीज पे डबल बेनिफिट तुम क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। तो या तो तुम वीआरएस वाली एग्जम्पशन क्लेम करोगे या 89(1) का बेनिफिट क्लेम करोगे। तो इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ऑलवेज यही लिखा होगा कि 89(1) और सेक्शन 10(10)(c) इन दोनों को क्या हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो। या तो मैं 10(10)(c) क्लेम करूंगा या मैं 89(1) क्लेम करूंगा। सर तो जैसे 89(1) तो जब मिलता है जब हार्डशिप होती है, वीआरएस तो कंपनसेशन होता है, तो नहीं यहाँ पे क्या हार्डशिप हुई है जो नहीं नहीं, वीआरएस में? हार्डशिप नहीं। 89(1) वो तो एक लॉजिक आपने समझ लिया कि 89(1) हार्डशिप में मिलता है। 89(1) ये बात कहता है कि जैसे मान लो आपको सैलरी के एरियर्स मिले, मतलब रुका हुआ पैसा मिला। यस सर। अब अगर रुका हुआ पैसा मिला तो उस केस में अगर आपको दिक्कत है तो आप 89(1) में चले जाओगे। यस सर। अब मान लो वीआरएस का ना पैसा आज आपको मिलना चाहिए था, यस सर। मिला कुछ टाइम के बाद, तो यस सर। उस साल के टैक्स रेट और इस साल के टैक्स रेट में फर्क आ जाएगा ना। यस सर। तो आप ये बोलोगे जी मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो रिलीफ लूंगा 89(1) में। यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है फिर अगर तुम वहां पे रिलीफ लेने के लिए गए हो ना, तो फिर तुम 10(10)(c) के पास मत आना। अच्छा। तो मतलब 10(10)(c) की एग्जम्पशन क्लेम करो या 89(1) में जाओगे, तो दोनों में से एक ही जगह जाओगे, दोनों बेनिफिट तुम क्लेम नहीं कर सकते। ओके सर। और सर एक और डाउट है। हाँ जी, सर यहाँ पे ये बताया गया है कि आउट स्टेशन अलाउंस और डेली अलाउंस अगर तुम्हें दोनों साथ में मिल रहा है तो आउट स्टेशन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल कर देते हैं और डेली अलाउंस का तुम्हें बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है आउट स्टेशन अलाउंस ना, पहली बात तो ये समझो आउट स्टेशन अलाउंस सबको नहीं मिलता। जो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। यस सर। ठीक है, और आउट स्टेशन अलाउंस में ना ऑलवेज डेली अलाउंस इंक्लूड होता है। क्योंकि आउट स्टेशन का मतलब Yes. क्या होता है कि जब भी आप कहीं यहाँ से अपनी सिटी से बाहर जा रहे हो, उसके बीच में जो भी Yes, आपका sir. खाने पीने का जो भी खर्चा होगा, रास्ते का जो भी खर्चा होगा, वो आपको उसके अंदर दे दिया जाएगा। Yes, अब sir. मान लो एक एम्प्लॉई है, उसको आउट स्टेशन भी मिल गया और डेली भी मिल गया, तो गवर्नमेंट कहते हैं Yes, कि sir. अगर ये अलाउंस दोनों एक साथ मिल गए ना, तो उस केस में ट्रीटमेंट हम फिर अलग करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो दोनों की एग्जम्पशन है तुम दोनों की क्लेम कर लोगे फिर। तो जैसे सर आप ऐसे तो आउट स्टेशन अलाउंस बोलो बोलो बोलो। ऐसे तो आउट स्टेशन अलाउंस की एग्जेम्पशन ले लो, क्योंकि डेली में तो कम मिलता है, तो आउट स्टेशन की भी तो ले सकते हैं। हाँ, तो तभी तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी हम दोनों अलाउंस एक साथ लेते ही नहीं है। हम लेते ही सिर्फ आउट अच्छा। स्टेशन है, हम डेली के नाम से लेंगे ही नहीं ना। ठीक है हम सर। आउट स्टेशन में ही डेली इंक्लूड करके ले लेंगे, और एग्जम्पशन किसकी क्लेम कर लेंगे? आउट स्टेशन की क्लेम कर लेंगे। ओके सर। और सर एक पॉइंट और है यहाँ पे। सर यहाँ पे बता रखा है कि अटेंडेंट वाटर और
एजुकेशन और मोटर कार के अंदर है ना, सिर्फ ये अगर काइंड में प्रोवाइड करवाए गए हैं तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल किए जाते हैं। अब ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए ना इतना रेलिवेंट नहीं है। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि कुछ परक्विजिट स्पेसिफाइड के हाथ में टैक्सेबल होते थे, कुछ नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर आपके पास मेरी बुक हो या किसी भी ऑथर की बुक हो, उसमें ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर आपको देखना वहां पे दी होगी, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है या एक एम्प्लॉय सर का। मैं आपके ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट हूँ। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। या तो कोई कंपनी का डायरेक्टर है, या किसी एम्प्लॉय का उस कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर है, या किसी एम्प्लॉय ओके की सर। सैलरी पूरे साल की 50,000 से ऊपर है। अब सोच के बोलना, यस सर, आज यस इंडिया सर। में जितने भी एम्प्लॉय काम करते होंगे उनकी सैलरी क्या पूरे साल की 50,000 से ऊपर नहीं होगी? आराम से ऊपर होगी। यस क्योंकि सर। पूरे साल की 50,000 कह रहा हूं मैं, पर मंथ नहीं कह रहा। पूरे साल की 50,000 मतलब एक महीने की अप्रोक्सीमेट 4,000 रुपए। अब अगर यस सर, मार्केट से हम यस सर। छोटे से छोटा छोटू भी पकड़ के लेके आएंगे ना, तो भी वो 5,000 रुपये मांग लेता है। तो इट मीन्स आज ओके जितने सर। भी एम्प्लॉय है ना वो सारे इसमें कवर हैं। तो बाइफर्केशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने परक्विजिट्स हैं वो आपको ऑलवेज टैक्सेबल करने हैं। ओके सर। सर लास्ट पॉइंट है एक, हाँ जी बोलो। सर एडवांस सैलरी और मतलब एडवांस अगेंस्ट सैलरी और लोन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों तो एक ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, एडवांस एक अलग चीज है। एडवांस लोन और एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब तो अगेंस्ट ये, सैलरी। हाँ मैं वो बता रहा हूँ। सर एडवांस अगेंस्ट सैलरी। हाँ वो देखो, एडवांस अगेंस्ट सैलरी और लोन। देखो एक पर्टिकुलर वर्ड यस आ गया सर। लोन, तो लोन का तो हम यस सर। ट्रीटमेंट करेंगे जो आपको मैंने बताया था परक्विजिट के अंदर, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से लोन लिया उसको बेस मान लेंगे। यस सर। एक हमने किया था ना इंटरेस्ट ऑन लोन वाला सैलरी में, कि यस सर, यस सर। कि कंसेशनल रेट से दिया या नील रेट से दिया, उसके बेस पे हम करते हैं। यस ठीक है। सर। और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी यस का सर। मतलब है कि मेरी सैलरी इतनी बनती है, इस सैलरी यस को अपना सर। देकर मुझे उसके बदले में कुछ आप एडवांस दे दो। तो ओके सर। ये एम्प्लॉय क्यों करवाना चाहता है कि जो एडवांस वो ले रहा है वो है तो सैलरी के अगेंस्ट ही, बट वो यस ये सर। चाहता है कि वो सैलरी की तरह टैक्सेबल ना हो। ओके। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो सैलरी की तरह टैक्सेबल होगा तो फिर वो सारा का सारा ट्रीटमेंट सैलरी की तरह करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है या अगर आपने लोन लिया है तो इन दोनों का ट्रीटमेंट फिर हम अलग करके चलेंगे। एडवांस सैलरी जो है उसका ट्रीटमेंट हम सैलरी में करके चलते हैं। यस सर। हम्म। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। सर कल आपने जो डाउट सेशन लिया था यूट्यूब पे, उसमें भी आपने ये क्वेश्चन था अगेंस्ट हाँ 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 सैलरी। हाँ, मैंने उसके अंदर वही बताया था ना कि दो ऑल्टरनेट पॉसिबल है। देखो, अगर आप एडवांस अगेंस्ट सैलरी को एडवांस सैलरी की तरह ट्रीट कर रहे हो फिर तो आप सैलरी में ऐड कर दो, और अगर आप लोन की तरह ट्रीट कर रहे हो फिर आप उसको ऐड नहीं करोगे। तो वहां पे आपने देखा होगा उसके अंदर दो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे कि एक तो 1,20,000 और एक 1,40,000। यस तो अगर आप एडवांस सैलरी मानोगे तो फिर वो 140 बन जाएगा, और अगर आप Yes. ट्रीटमेंट उसको लोन की तरह दोगे फिर आंसर 120 आएगा। ओके सर, मेरा एक और डाउट था, मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है सर, उसका आंसर बता दो प्लीज। कहाँ पे आपका डाउट है चैट बॉक्स में? तो- एक सेकेंड। टोटल इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल की है 5 लाख। नहीं सर, वो 50,000 तो अच्छा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको अच्छा, लॉन्ग include टर्म करके कैपिटल 2 गेन लाख 50,000 और 2,70,000 रुपए क्या है? इनकम है उसकी, 50,000 इंक्लूड करके। अच्छा, 50,000 इंक्लूड करके। हम्म। हाँ तो इसका आंसर तो नील आएगा। इसका आंसर तो नील। उस इधर देखो ना, यहाँ पे 270 में 50,000 इंक्लूड है ना। यस सर। तो अगर 270 में 50,000 इंक्लूड है तो मतलब ये लगा लो कि आपकी इनकम आ गई 2,20,000। यस सर। 2,20,000 इनकम आ गई तो भैया 2,20 तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। यस सर। तो मेरे बैलेंस बचे 30,000। 50,000 को मैंने 30,000 में यूज किया। यस सर। ठीक है जी, 50,000 को मैंने 30,000 में यूज किया तो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने बच गए? 20,000 ही तो बच गए ना। यस सर। उस 20,000 का 20% निकालूंगा, 2,000 4,000 आ गया। 4,000 आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अब इतने की ही रिबेट मिल जाएगी क्योंकि अगर आपको पता हो 87 कैपिटल है, अगर Yes, टोटल sir. इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिल जाती है। यस सर। यस बट वो रिबेट तब नहीं मिलती अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हो। ओके। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए वाले होंगे ना तब रिबेट नहीं मिलती। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 112 वाले हैं, इट मींस इसको रिबेट मिल जाएगी।
सर इसका जो मेरे पास बुक है स्कैनर उसमें आंसर आ रहा है 1560। नहीं नहीं, ये पहले ये आंसर गलत है। 1560 जो भी आपने लिखा है, इसका आंसर नहीं लाएगा आफ्टर रिबेट, क्योंकि जब इनकम ही 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो इसका टैक्स तो निकल नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो और बताओ जी, श्वेता। हेलो। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। सर मेरे को पीजीबीपी में 32 एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस है ना, तो वो सिर्फ बिहार तेलंगाना वो कैटेगरी के लिए है या सबके लिए? नहीं, सिर्फ बैकवर्ड एरिया के लिए, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट के लिए है। 15%? हाँ, 15% जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। और सर ये जो रेम्यूनरेशन होता है ना पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में, और कुछ फर्म को डिडक्शन मिलता है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली 40B में? उसके अंदर तो ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने नॉन वर्किंग पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन देगी तो फर्म के हाथ में डिसअलाउड होगा, मतलब वो उसको अपने डेबिट नहीं कर सकती। बट अगर वर्किंग पार्टनर को देगी तो फर्म के हाथ में हम अलाउड करेंगे, बट एक 40B में ना लिमिट है। अब वो लिमिट डिपेंड करता है कि उस पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट कितनी है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बुक प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के 3 लाख रुपए तक है तो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट क्या तो 90% और 1.5 लाख रुपए विच एवरेज हायर जो होगा ना उतने की डिडक्शन मिलेगी। और अगर पार्टनरशिप फर्म के बुक प्रॉफिट जो है वो 3 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके बुक प्रॉफिट 5 लाख के हैं, तो अगर बुक प्रॉफिट 5 लाख के है ना, इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 3 लाख अलग और 2 लाख अलग। 3 लाख का तो मैं कर दूंगा 90%, और जो बैलेंस मेरे 2 लाख के बुक प्रॉफिट बचे उसका मैं कर दूंगा 60%। तो 2 लाख का 60, 1,20,000 तो ये आ गया, और 3 लाख का 90, 270 वो आ गया। तो 270 प्लस में 120, इट मीन 3,90,000 तक की सैलरी फर्म के हाथ में अलाउड होगी। इसके अलावा जितनी भी सैलरी फर्म ने वर्किंग पार्टनर को दी होगी ना वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिसअलाउड हो जाएगी। तो ये 40B के अंदर ना आपको ऑलवेज एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है ये वाला। तो हमेशा बस आपको ये देखना पड़ता है कि उसकी पहले तो बुक प्रॉफिट कितनी है और वो सैलरी किस पार्टनर को दे रहे हैं। अगर वो नॉन वर्किंग है फिर तो वो सारी डिसअलाउड कर दो, अगर वर्किंग है तो फिर बुक प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। सर और एक डाउट था एक सम में। बोलो। सर असेट परचेज की है 21 सितंबर 2018 में। हेलो। हाँ हाँ बोलो। और उस पे डेप्रीसिएशन रेट है 40%। अच्छा। और असेट पुट टू यूज की है 30 नवंबर 2019 में। अच्छा। एंड हाउ मच डेप्रीसिएशन allowed on asset during the period of 31st March 2019 and 31st March 2020? तो 19 में तो मिलेगा ही नहीं। 180 से कम है इसलिए। नहीं, यूज ही नहीं किया ना आपने। आपने 18 में परचेज किया और यूज किया 19 में। हाँ। तो इट मींस 18 19 में तो आपने उस एसेट को यूज ही नहीं किया ना। हाँ हाँ हाँ। तो उस साल तो मिलेगा ही नहीं। और अगले साल आपने यूज किया चाहे वो लेस देन 180 ही क्यों नहीं किया तो भी पूरा मिलेगा, क्योंकि 180 डेज वाली कंडीशन तब लगती है जिस साल परचेज करो अगर सेम ईयर में यूज करो। ओके ठीक है सर। थैंक यू। ओके जी। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर, इट्स मी साकेत। हाँ जी बोलो। सर वो इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स निकालने में एक डाउट था। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर जब वो 234B और 234C में इंटरेस्ट निकालते हैं तो 100 लेस साइड के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्या? 100? हाँ, मतलब अगर सर मान लो इंटरेस्ट 7,420 30 कुछ आ गया हो। हाँ तो वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करोगे आप? नहीं सर, वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो होगा ना वो। हाँ। अगर वो 7,430 आ गया तो 7,400 पर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा या 7,430 पर ही कैलकुलेट? नहीं, 430 पे ही कैलकुलेट करोगे। 7,400 है। सर और एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो कार्बन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट समझा दो एक बार। कार्बन क्रेडिट तो यार मैं पिछले 2 डाउट सेशन में भी कई बार ले चुका हूँ, एक बार दोबारा से फटाफट बोल देता हूँ। कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आज जितनी भी यार इंडस्ट्रीज है ना वो कई तरह के केमिकल निकालती हैं अपनी फैक्ट्री से, और वो केमिकल जो होते हैं वो हमारी जो आकाश में स्काई के अंदर ओजोन लेयर होती है उसको खराब करते हैं।
तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो केमिकल ना निकले, और अगर वो केमिकल तुम नहीं प्रोड्यूस करोगे ना, हम तुम्हें बेनिफिट देंगे। उस बेनिफिट को वैसे हम बोल देते हैं कंपनसेशन, बट उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कार्बन क्रेडिट। अच्छा। तो अब मान लो मैंने वो केमिकल नहीं प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दे दिया। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुम ये कार्बन क्रेडिट आगे सेल करोगे ना, मतलब जो तुम्हें बेनिफिट मिला उसको तुम आगे इसको सेल आउट कर दोगे, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड के अंदर एट द रेट 10%। तो जो एक सेक्शन 115 बीबीजी है कार्बन क्रेडिट का, तो आपके मतलब एग्जाम, सर हाँ जी हाँ जी, उसे यूज करके मतलब हमने सेल वगैरह किया तो उस पर टैक्स लगेगा, वो एक गवर्नमेंट कहना चाहती है ना। हाँ वो 10% रेट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कई बार बन चुका है कि कार्बन क्रेडिट पे टैक्स का रेट क्या है। तो 115 बीबीजी में 10% है, और प्लस में 4% सेस लगेगा ही लगेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, और बताओ जी, किसी को डाउट? और किसी को डाउट नहीं है? एक बार मैं स्टार्टिंग से नाम लेता हूं। ख्याति, मुकुल, आकाश, साकेत, श्वेता, दीप, संगीता, पिंकी, ज्योति, संध्या हेलो और एकता। हाँ जी। सर, मेरे को ये पूछना था कि कैपिटल लॉसेस डिडक्टेबल एंड कैपिटल रिसीप्ट आर एग्जेम्प्ट, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? कैपिटल लॉसेस आर डिडक्टेबल हाँ, मतलब क्या? कौन से कैपिटल लॉसेस डिडक्टेबल होते हैं और कौन से कैपिटल रिसीप्ट एग्जेम्प्ट होते हैं? नहीं नहीं, कैपिटल लॉस तो आपके वो हो गए ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो तो डिडक्टेबल है ना। इट मींस उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो इनकम से। और जो कैपिटल रसीट होती हैं वो नॉर्मली एग्जम्प्ट होती हैं। ऐसे नहीं मत बोलो, ऐसे मत बोलो कि एग्जम्प्ट है, नॉर्मली एग्जम्प्ट है। जैसे मुझे मेरे रिलेटिव से गिफ्ट मिला, ये एग्जम्प्ट है, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। 50,000 तक के गिफ्ट एग्जम्प्ट है, ये कैपिटल रिसीट है, ये एग्जम्प्ट है। तो इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट नॉर्मली एग्जम्प्ट होती है, बट वो सारी एग्जम्प्ट नहीं होती। और एग्जम्पशन कौन कौन सी है? वो नॉर्मली जो आपने सेक्शन 10 के अंदर पढ़ी है, जो आपने गिफ्ट के लॉ के अंदर पढ़ी है, तो वो जो एग्जम्पशन है वो सारी कैपिटल रिसीट के लिए है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। और कोई डाउट जी किसी को? ये सर, मेरे को एक डाउट था। हाँ जी। सर, कैपिटल गेन में जो बायबैक वाला कॉन्सेप्ट है सर, एक बार वो बता दो। बायबैक के अंदर तो बस ये है, आप देखो बायबैक मैंने पहले भी बताया था कि दो चीजों का देखो, दो केस में बायबैक होता है, या तो लिस्टेड शेयर का या अनलिस्टेड शेयर का। अब पहले क्या था, पहले अगर बायबैक कंपनी करती थी लिस्टेड का, तो उस केस में ना कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट करते थे, और अनलिस्टेड वाले केस में कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट नहीं करते थे। अब जो नया लॉ है, जो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी डाला है और जो आपके एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, अब गवर्नमेंट ने सिंपल कॉन्सेप्ट बना दिया कि कंपनी बायबैक अगर कर रही है, चाहे वो लिस्टेड का है चाहे वो अनलिस्टेड का है, दोनों ही केस में ट्रीटमेंट जो होगा ना वो कैपिटल गेन में अब नहीं होगा। फिर अब ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब भी बायबैक होगी तो प्रॉफिट शेयर होल्डर को होगा, तो वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को होगा ना, वो सारा प्रॉफिट अब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करेगी। जैसे मे बी अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना है डिविडेंड का, तो डिविडेंड पे क्या करता है, सीडीटी कटता है ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अब बायबैक में है। मतलब कंपनी जब भी बायबैक करेगी, पैसा शेयर होल्डर को देगी, तो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को होगा उनके हाथ में एग्जम्प्ट है, बट कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को पे करेगी। अब चाहे क्वेश्चन बायबैक लिस्टेड का बने चाहे वो अनलिस्टेड का बने, दोनों ही केस में सेम ट्रीटमेंट करके आना है। ओके सर, एक क्वेश्चन था ना उसमें कि 15 मार्च 2018 को बायबैक करती है एक अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स, तो उसमें उसने पूछा टैक्सेबल कैपिटल गेन, तो उसमें तो नील आंसर आ रहा है। हाँ तो नील ही आएगा ना, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ टैक्सेबल ही नहीं है ना, कंपनी के हाथ में, कंपनी उस पर टैक्स पे करेगी। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, मेरे को ना ट्रांसफर प्राइसिंग में एक छोटा सा डाउट था, तो मैं ये आपको व्हाट्सएप कर दूं या फिर अभी बता दूं ये थोड़ा हाँ सा? पूछ लो भी, पूछ लो, कोई नहीं। सर, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है एक्चुअली। स्क्रीनशॉट तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो आप। ठीक है सर, छोटा सा। सर, आपके स्कैनर जो आपने 100 मार्क क्वेश्चन का निकाला था ना, 95 क्वेश्चन का इनकम टैक्स का, तो उसी के अंदर से ये इस क्वेश्चन में डाउट है उसमें एक। मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। चलो, और किसी को डाउट है जी?
किसी और के डाउट तो नहीं है फिर? हाँ या ना तो बोलो नालायकों। नो सर। नो सर। नो सर। चलो फिर चल सकते हैं। यस यस सर। तो फिर नेक्स्ट मेरा डाउट सेशन होगा 12:30 बजे, ठीक है जी? ओके सर। ठीक है, तो फिर मैं 12:30 बजे मुलाकात करूंगा। अगर किसी के अगर कोई भी डाउट्स आपको याद आते हैं तो आप 12:30 बजे आ जाना, उसमें आपके फिर मैं बैलेंस डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो ओके जी, फिर बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बाय सर। बाय बाय। जय हिंद जी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय जय हिंद हिंद, सर। जय हिंद जी।